नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला का आज 60वां व्याख्यान है। हमें यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष जुलाई 2020 में इस श्रृंखला का प्रस्थान व्याख्यान हुआ था। आज हम 60वें पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। आज के व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में देश के जाने माने अनुवादक, साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, जो आज के वक्तव्य विषय बांग्ला हिंदी अनुवाद, समस्याएं, आवश्यकता एवं संभावनाएं विषय पर बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर एवं पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी एवं समस्त विद्वज्जन, शोधार्थी बंधुओं, प्राध्यापक बंधुओं तथा साहित्य प्रेमियों, मैं सभी के प्रति अभिवादन करते हुए, साधु वचन कहते हुए आज के मुख्य वक्ता जो जालौन जनपद में उरई मुख्यालय है वहाँ के निवासी हैं और जिनके अकादमिक कार्य की महक पूरे देश में फैल चुकी है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद कार्य के लिए मिल चुका है। बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी के उपन्यास झांसी की रानी का अनुवाद कार्य आपने हिंदी में किया था, जिस पर वर्ष 2004 का साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। आज हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि वो हमारी इस व्याख्यान श्रृंखला में मुख्य वक्ता के रूप में अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं और उनका परिचय देने के लिए अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जी का परिचय देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। मित्रों, सभी को नमस्कार। यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश के हिंदी विभाग और पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक के हिंदी विभाग एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। आप सभी जानते हैं यह आज का 60वां व्याख्यान है और आज के इस व्याख्यान में हमारे साथ व्याख्यान के लिए जुड़े हुए हैं जो हिंदी जगत के प्रसिद्ध अनुवादक एवं साहित्यकार डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जी, जो उरई जालौन में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ये माइक है। मित्रों, डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जी को वर्ष 2004 का साहित्य अकादमी महाश्वेता देवी के बांग्ला उपन्यास झांसी की रानी के अनुवाद कार्य पर प्रदान किया गया है। यह इनका एक विशिष्ट और विशेष कार्य है और लगभग 45 से अधिक बांग्ला पुस्तकों जैसे उपन्यास, कहानियां, निबंध, लेख, संस्मरण, कविताएं, यात्रा वृत्तांत पुस्तकों का अनुवाद कार्य आपके द्वारा संपन्न किया गया है।
दयानंद वैदिक महाविद्यालय उरई में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में 3 दशक से अधिक समय तक आपने अध्यापन कार्य किया है। आप एक श्रेष्ठ अनुवादक, प्राध्यापक, साहित्यकार, निबंधकार और आलोचक एवं समीक्षक के रूप में हिंदी जगत में प्रख्यात हैं। और आपकी जो साहित्यिक जो कार्य जो है उसका मैं संक्षिप्त आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इनका जन्म 1937 में जालौन उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्य और सौंदर्य बोध, दस्तक, इनकी जो अलग अलग जो विषय जो है, झांसी की रानी, जलीती अग्निशिखा, महाश्वेता देवी उपन्यास, इनका अनुवाद बांग्ला से जो हिंदी में हुआ है, ये सभी अनुवाद कार्य हैं। बांग्ला की श्रेष्ठ कहानी, इनका हिंदी में अनुवाद। कविता, फुटबॉल, मछली और मारुति, समीक्षा। करुणा तोमर, कौन पथ दिए, यात्रा संस्मरण, नवीनता, देवसेन। और इनका और एक जो सृजन कार्य है, प्रेम बिना, शिल्पकला, इस शहर का राखाल, इनका एक संस्मरण जो है। अनुयायी, जीवन स्मृति, तृणांकर, उर्वमुखर, बने और पहाड़े, तलकोवाद में एक रात्रि है, हरण्य कथा कहो, उत्कर्ण, डायरी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय के जो डायरी जो है उसका उन्होंने अनुवाद किया हिंदी में। क्रांति कथा, बांग्ला विप्लववाद, नलिनी किशोर ग्रह, इनका जो हिंदी में अनुवाद कार्य इनके द्वारा हुआ है। और गद्य विविधा, निबंधालोक, लोक संस्कृति का तत्व दर्शन, मैथिली लोक साहित्यकार पंडित राम इकबाल सिंह राकेश के लोकशास्त्र संबंधी निबंध, इनका इन्होंने संपादन किया है। विष्णुपद रोड गया, तो यह और एक इनका जो संपादन कार्य है। मोहनलाल महतो, वियोगी के पत्र, इनको इन्होंने संपादन का जो कार्य किया है। राष्ट्र धर्म का रामानंद चटर्जी विशेषांक जन्मशती पर, इनका संपादन कार्य हुआ है। वर्तमान साहित्य का बांग्ला साहित्य शताब्दी अंक का भी इनके द्वारा संपादन कार्य हुआ है। और दिवागीश साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद के लिए 2014 में इनको प्राप्त है, जैसे पहले बताया गया है। तो अभी उरई उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में संप्रति ये रह रहे हैं। हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है इनका इतना परिचय है। धन्यवाद परिचय देने हेतु। जयशंकर तिवारी जी धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। आपने आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी महोदय का परिचय दिया। मुझे 10 साल से अधिक उरई में रहते हुए एक अभिभावक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय सर का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ और सर की सारस्वत साधना का भी मैं साक्षी हूँ। वो हम में से बहुतों के लिए आदर्श हो सकते हैं, यद्यपि आदर्श बनाना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत लंबी साधना करनी पड़ेगी। उन्होंने उत्तर भारत में जो अनुवादकों की जो एक बहुत कम संख्या है, बहुत सीमित संख्या है, उसमें वो शीर्ष स्तर के अनुवादक हैं। बांग्ला से हिंदी में उन्होंने विपुल परिमाण में पुस्तकों का अनुवाद कार्य किया है और उन्होंने ज़्यादा ध्यान लोगों का आकृष्ट तब किया जब महाश्वेता देवी की वो किताब झांसी की रानी जो बांग्ला में थी उपन्यास, उस औपन्यासिक कृति का हिंदी में अनुवाद किया और उस पर 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। तब जो है दिल्ली, भोपाल और
देश के अलग अलग जगहों पर रहने वाले साहित्यकारों की दृष्टि गई। वर्तमान साहित्य का बांग्ला जो विशेषांक था वो आपके द्वारा संपादित किया गया था। तो ढेर सारा कार्य है आपका, आपने बताया है, उसकी आपने एक विवरण प्रस्तुत किया है। अब मैं बिना किसी और भूमिका के बहुत आदर के साथ, ये व्याख्यान बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित था और सर से मैंने निवेदन करके उनका मूल्यवान समय लिया है, तो मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। आज का जो विषय है बांग्ला हिंदी अनुवाद, आवश्यकता, समस्याएं और संभावनाएं, इस विषय पर वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं उक्त विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए। प्रणाम, आपका स्वागत है। पहले तो मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजन कर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उसका कारण ये है कि यदि आप हिंदी साहित्य का अवलोकन करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के और आधुनिक काल तक अनुवाद की एक अनवरत परंपरा रही है। केवल बंगला से ही नहीं, विदेशी भाषाओं से और भारतीय भाषाओं से। पर जो अनुवादक नाम का प्राणी होता है उसे आज भी हाशिए का व्यक्ति माना जाता है। ये कह दिया जाता है अरे वो तो अनुवादक है। असल में यदि आपको विश्व स्तर पर या उन भाषाओं के साहित्य को जानना हो या ज्ञान की जो राशि है उसे प्राप्त करना हो तो अनुवाद के अलावा कोई माध्यम नहीं है। अनुवाद ही एक ऐसी है जिससे एक भाषा के साहित्य का, भाषा की अस्मिता का, और भाषा में जो संस्कृति और जीवन परिवेश तरलित होता है, स्पंदित होता है, उसे अगर आपको जानना हो तो आपको अनुवाद की खिड़की से झांकना पड़ेगा। मैं बंगला के अनुवाद से या बंगला भाषा से कैसे जुड़ गया, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। जीवन में संयोगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके पीछे नियति होती है, परिस्थिति होती है, क्या होता है मैं नहीं जानता। आपको ये जानकर अचरज होगा कि मैं 1955 से ही बंगला जानता हूँ। हुआ ये था कि उन दिनों में इंटर फर्स्ट ईयर की कक्षा बीएनएसडी कॉलेज में था और मैं पढ़ रहा था। मैनपुरी के रसूलपुर का एक मेरा सहपाठी था, स्वामी दयाल त्रिपाठी। वो अक्सर कर मेरे हॉस्टल में मुझसे मिलने आता था और उससे बड़ी ही मेरी मित्रता हो गई थी। एक दिन वो एक पुस्तक ले आया और वो पुस्तक फटी हुई थी। उसने कहा कि आप इस पुस्तक को लीजिए, हो सकता है जीवन में हम कभी मिल ना पाएं। और वास्तव में तिवारी जी ऐसा हुआ कि उसके बाद हम उससे मिल नहीं पाए। जब मैंने उस पुस्तक को अपने कमरे पे आकर देखा तो वो निराला की लिखी हुई बंगला हिंदी शिक्षक थी। मैंने उससे बंगला सीखी और इस सीमा तक सीखी कि मैं 1955-56 में ही बंगला पढ़ने लगा था। लेकिन हुआ ये कि बंगला का मैंने अभ्यास इसलिए किया कि मैं मूल रूप में शरद चंद्र को, रविंद्रनाथ को, रामकृष्ण परमहंस को और स्वामी विवेकानंद को पढ़ सकूं। लेकिन हुआ ये कि मेरा अनुवादक बनने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में अनुवादक मैं कैसे बना, ये तो बहुत लंबी और बड़ी ही जिज्ञासापूर्ण कहानी है। असल में
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का नाम आपने सुना होगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी उस समय दस्तावेज के संपादक गोरखपुर में रहते थे, लेकिन इनका उस समय साहित्य अकादमी से कोई संबंध नहीं था। इनके मित्र डॉक्टर अजीत कुमार सिंह आईपीएस, जो अब रिटायर हो चुके हैं, आईजी और डीआईजी भी रहे, वो उन दिनों उरई में एसपी थे। असल में जो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी थे, उन दिनों वो महाभारत के चरित्रों पर लेकर के एक लेखमाला लिख रहे थे, और वो लेखमाला दस्तावेज में छप रही थी। कुछ इस तरह का हुआ कि जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, उसकी पाठ्यक्रम समिति में मैं था, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की एक गद्य संकलन था, वो उसमें लगा हुआ था। आपको बताइए, वहीं पर हमारी तिवारी जी की भेंट हुई, और उन्होंने दस्तावेज की एक प्रति मुझे दी। बात आई गई हो गई। एक बार मुझे अजीत कुमार सिंह जी ने बताया कि आपके मित्र विश्वनाथ प्रसाद जी उरई आ रहे हैं, और हमारी इच्छा है कि आप उनसे मिलने आ जाइए। तो मैं फिर उनके बंगले पर गया और तिवारी जी से भेंट हुई। तिवारी जी ने कहा कि द्विवेदी जी, आप क्या लिखते पढ़ते हैं? मैंने कहा, कुछ इसी तरह लिखते पढ़ते रहते हैं। और उन दिनों मैंने केदारनाथ अग्रवाल का एक बहुत लंबा इंटरव्यू लिया था। तो मैंने कहा कि इसका आधा भाग साक्षात्कार में छप चुका है, आधा मेरे पास पड़ा हुआ है। बोले, द्विवेदी जी, वो आधा मुझे दे दीजिए, मैं इसे दस्तावेज में छापूंगा। तो तिवारी जी एक दिन कृपा करके मेरे पास आए, मेरे घर पर आए, बैठे, बातचीत हुई। उन दिनों में बंगला की देश पत्रिका का ग्राहक था, और मेरा जो स्टडी रूम था उसमें देश पत्रिका का ढेर लगा हुआ था। तिवारी जी ने सहज उत्सुकता भर पूछा कि बताइए द्विवेदी जी, इसमें है क्या? मैंने कहा कि इसमें आजकल एक लेखमाला निकल रही है, विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए, चाहे संगीत हो, साहित्य हो, उपन्यास हो, कहानी हो, या अपना जीवन हो, इससे संबंधित जो है इसमें साक्षात्कार निकल रहे हैं। बोले, आप ऐसा कीजिएगा कि आप मेरे लिए लिखना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से अनुवादक होने की मेरी कहानी शुरू हुई। उन दिनों आशा पूर्णा देवी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, प्रथम प्रतिश्रुति पर, जो नेशनल ने छापा। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि ये इन पर एक साक्षात्कार निकला है, बोले आप द्विवेदी जी इसका अनुवाद कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। और जो केदारनाथ अग्रवाल का साक्षात्कार आधा पड़ा हुआ था, टाइप किया हुआ था, वो ले गए, और उसको उन्होंने दस्तावेज के 58 अंक में उसे छापा। ये तो छापा। अब आपको अनुवाद के बारे में बताएं। देखिए तिवारी जी, ऐसा है कि आप किसी भी भाषा से किसी भी पुस्तक का, किसी भी लेखक का अनुवाद करें, हर अनुवाद की के साथ जो कथ्य विषय है, मूल विषय है, स्रोत भाषा है, स्रोत भाषा की कृति है, उसकी समस्या जुड़ी रहती है, हर एक के साथ जुड़ी रहती है, और वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। और उन समस्याओं को केवल इस व्याख्यान के माध्यम से बताया नहीं जा सकता है। उसका कारण है कि वो उलझन भरी होती हैं, और केवल जो व्यक्ति अनुवाद करता है, सिर्फ वही उस तनाव को, उस कष्ट को, उस रूपांतरण की प्रक्रिया को समझ सकता है। उसका कारण यह है कि उसकी जो दृष्टि है दोहरी होती है, एक स्रोत भाषा की ओर और एक लक्ष्य भाषा की ओर। स्रोत भाषा का जो अपना लहजा होता है, उसका जो टोन होता है, उस टोन को पकड़ना एक बार, और फिर उस कृति में जो भी होता है उस चीज को समझना
और फिर अब आप अपनी भाषा, जिस जो आपकी लक्ष्य भाषा है, जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं, उसकी अपनी प्रकृति होती है। कई बार जो वाक्य संरचना होती है वो मूल की वाक्य संरचना दूसरी तरह से होती है, और जब हम उसे अपनी भाषा में रूपांतरित करते हैं तब उसकी वाक्य संरचना, उसकी जो शब्दावली है, शब्द बंध है, वो बदल जाता है, वो हो जाता है। आपको बताइए, तो इस समस्या से जूझना पड़ता है। आपको आश्चर्य होगा, आशा पूर्णा देवी का मेरा पहला किया हुआ अनुवाद था, अनुवादक के रूप में। और आपको आश्चर्य होगा कि उसके मैंने 5 उल्थे किए थे। अगर आप उसकी मूल प्रति देखें और वो 5 उल्थे देखें तो आपको पता लगेगा कि मैंने उसमें कितना परिवर्तन किया, और मुझे उस अनुवाद में कम से कम 5 महीने लगे। वो था केवल एक 20-25 पेज का होगा, लेकिन 20-25 पेज को बार बार लिखने, संशोधन करना, काटाकूटी करना, ये करने में मुझे 5 महीने लगे। तब फिर मैंने उसे टाइप करा करके तिवारी जी को भेज दिया, और वो फिर उन्होंने दस्तावेज में छापा। यहाँ पर एक बात मैं और कह दूं आपको कि मेरे एक मित्र थे, राधाचरण विद्यार्थी। वो कबीर पंथी थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था। वो गाजियाबाद में रहते थे। तो मैं, जो गद्दी बड़ैया है उससे वो संबंधित थे, बनारस भी रहे थे, बड़े अनुभवी थे, मेरे ही जिले के थे। तो मैं उनके पास गाजियाबाद जाता था, तो वहीं से मैं दिल्ली चला जाता था। तो सन 80 के बाद से ही मैं समकालीन भारतीय साहित्य से जुड़ गया था। समकालीन भारतीय साहित्य जो है ये साहित्य अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका थी उसमें, बाद में तो फिर वो द्वैमासिक हो गई। तो वो उस उससे मैं जुड़ा हुआ था, तो उत्सुकतावश मैं साहित्य अकादमी गया। उन दिनों साहित्य अकादमी के, ये 92 की बात है, 1992 की बात है। तो उन दिनों गिरधर राठी उसके संपादक थे। गिरधर राठी समकालीन भारतीय साहित्य के 13 वर्ष लगातार संपादक रहे, और इनसे मेरा जुड़ाव इतना हो गया, आत्मीयता हो गई, कि जब भी मैं जाता था तो वो कहते कि ठीक है द्विवेदी जी, ऐसा कीजिए, कल आइए, आज मैं व्यस्त हूँ और कल हम लोग 3-4 घंटे बातचीत करेंगे। तो मैं दूसरे दिन पहुंच जाता था, और एक बड़ी ही बात थी कि वो भोजन जरूर कराते थे। आपको बताएं, 12-1 बजे के लगभग में जाता था, तो वो जो भी टिफिन लाते थे, कुछ चीजें मंगवा देते थे, और फिर हमारी उनकी 3-4 घंटे बातचीत होती थी। वो ये पूछते थे कि आखिर आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, माने बंगला। तो फिर वहाँ ये हुआ, फिर हमने आशा पूर्णा देवी के साक्षात्कार का बताया, तो उन्होंने कहा कि आप उसे हमें दे दीजिए। मैंने कहा देखिए, ऐसा है कि मैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को वचन दे चुका हूँ, इसलिए ये तो मैं उन्हीं को दूंगा, आपके लिए मैं और अनुवाद कर दूंगा। तो उनके लिए मैंने पहला अनुवाद क्या किया, वो था, वो बहुत मजेदार किस्सा है असल में, आपको बताएंगे। जब आप किसी भाषा से अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं तो आपके ज्ञान की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ जीवन के बारे में नई नई चीजों का पता लगता है। आपको बताएं, मैं अपने अनुवाद के बारे में बता दूं कि आज तक मैंने जो भी अनुवाद किया है बहुत कम किसी दूसरे के कहने से किया है। चॉइस जो रही है, जिसको कहते हैं कि लोहा तो उनका था अपनी केवल धार, तो मेरी धार रही है। आपको बताइए, मुझे जो अच्छा लगा है मैंने वो अनुवाद किया है, और संपादकों की और प्रकाशकों की ऐसी मेरे ऊपर कृपा रही है कि वही अनुवाद उन्होंने छापा है। तो उन दिनों क्या था, मैं अन्नदा शंकर राय की आत्मकथा का अनुवाद कर रहा था। आपको बताइए, और उनकी जो कहना चाहिए कि बुद्ध देव बसु एक ऐसे हुए हैं
जिन्हें बंगला का अज्ञेय कहा जा सकता है, आपको बताना ये। तो उनकी जो पत्नी प्रतिभा बस थी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसी तरह से जो विभूति भूषण बंदोपाध्याय पथेर पांचाली के लेखक हैं, उनकी पत्नी रमा बंदोपाध्याय ने उन पर एक पुस्तक लिखी थी छोटी, विभूति भूषण निकट से। तो वो पुस्तक भी मैंने पढ़ी, और इन तीनों पुस्तकों को पढ़ करके तो मैंने राठी जी को बताया। उन्होंने कहा ऐसा कीजिए, आपको आश्चर्य होगा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने, बुद्धदेव बसु ने और अन्नदा शंकर राय ने, इन तीनों ने ही प्रेम विवाह किया था। विभूति भूषण बंदोपाध्याय की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसका नाम गौरी था, और उसके बाद 6 वर्ष तक उन्होंने कोई माने विवाह वो करना ही नहीं चाहते थे, आपको बताएं। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उनकी जो छोटी बहन थी जाह्नवी, वो एक जगह रहती थी, तो ये वहां पर जाते थे, आपको बताएं, ये उससे मिलने जाते थे। हुआ ये था कि वो बंगाल में ऐसा है कि तालाब हो या नदी हो तो महिलाएं उसमें वस्त्र सहित स्नान करती हैं, और उधर से जो है एक घड़ा पानी भर करके लाती हैं। तो वो जो बहन थी इनकी, वो किसी तरह से पैर फिसलने से उसमें उसकी मृत्यु हो गई, आपको बताइए। तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो है वो गए, और हुआ ये कि ये जो रमा बंदोपाध्याय है, ये उस समय सोच लीजिए आप 7th 8th में पढ़ती थी। तो इसके पड़ोस में एक महिला रहती थी जो जाह्नवी को जानती थी। तो महिलाएं शाम को बैठती थी, बातचीत करती थी, तो चर्चा हो रही थी कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो है, उनकी बहन जो थी वो मर गई है। तो इन्होंने लिखा कि मुझे उत्सुकता थी कि चलो इनका हस्ताक्षर लिया जाए, इनका सिग्नेचर लिया जाए। खैर तो गई। इस तरह से ये हुआ कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय से परिचय हुआ इनके पिता का। और इनके जो पिता थे रमा बंदोपाध्याय के, वो एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे। तो इन लोगों ने ये भी कहा कि आप हमारी पत्रिका में लिखिए। बहरहाल ये हुआ कि रमा बंदोपाध्याय से इनका विवाह हुआ। अब मैं उस पूरे प्रसंग में नहीं जाऊंगा, ना अन्नदा शंकर राय के, ना बुद्धदेव बसु के। बहरहाल राठी जी ने मुझसे ये कहा कि आप तीनों का अनुवाद कर दीजिए, और अनुवाद ऐसा कीजिए कि मुश्किल से 7-7 8-8 पेज हो, ज़्यादा ना हो। तो मैंने उसका अनुवाद किया। आपको आश्चर्य होगा तिवारी जी, इस समकालीन भारतीय साहित्य के एक ही अंक में वो अनुवाद छपा, आपको बताइए। तो ये तो उससे जुड़ने की कहानी हुई। हुआ ये कि शायद 1997 का पुस्तक मेला था, और मैं राजकमल प्रकाशन के उस पर खड़ा हुआ था। जो आशा जो महाश्वेता देवी हैं, उन्हें उसी वर्ष जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई थी, आपको बताइए। तो मैंने ये पढ़ा था कि उन्होंने जो है झांसी की रानी पर भी एक उपन्यास लिखा है। तो मैं खड़ा था, तो मैंने उनसे कहा कि दीदी, आपने झांसी की रानी पर उपन्यास लिखा? बोले हाँ, लेकिन उसे कोई हिंदी का प्रकाशक छापने नहीं चाहता है। वो ये कहता है कि वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है, अब आपने क्या लिखा होगा। तो अशोक महेश्वरी बोले उस समय कि नहीं, ऐसा है, मैं इस उपन्यास को छापूंगा। तो महाश्वेता देवी ने अशोक महेश्वरी से कहा कि मैं कलकत्ते से ये उपन्यास भेजूंगी, और आप इस उपन्यास को जो है द्विवेदी जी को दे दीजिएगा, ये उसका अनुवाद करेंगे। इस तरह से झांसी की रानी के अनुवाद की बात शुरू हुई। ये 98-99 की बात है, आपको बताएं। उसके बाद जो है मैंने उसका अनुवाद किया पूरा, और अनुवाद करने के बाद जो है वो मैंने भेज दिया।
उसके बाद क्या हुआ कि विभूति नारायण राय से मेरा परिचय कैसे हुआ कि विभूति नारायण राय का जो वर्तमान साहित्य था वो गाजियाबाद से छपता था। रघुनाथ शर्मा उसके प्रबंध निदेशक थे। एक हरीश चंद्र अग्रवाल थे, वो इलाहाबाद में रहते थे। आपको पता होगा कि कहानीकार सेरा यात्री भी इससे वर्तमान साहित्य जुड़े रहे, वो संपादक रहे हैं। लेकिन एक दिन मुझे जो है वहां से एक पत्र मिला हरीश चंद्र अग्रवाल का कि हम लोग बंगला साहित्य पर एक अंक निकालना चाहते हैं। आप बंगला के उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक और कविता पर 100 वर्षों में जो भी प्रगति हुई है उस पर मौलिक लेख लिख दीजिए। तो हुआ ये कि मैंने जो है लेख लिखे और लेख लिख करके उन्हें भेज दिए। एक बात और बता दें यहाँ तिवारी जी, और वो निगेटिव बात है, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, साहित्य से भले ही जुड़ा हो, उस पर आप कभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि इसमें धोखा होता है। मैं हरीश चंद्र अग्रवाल को नहीं जानता था, लेकिन मैंने विश्वास किया कि एक व्यक्ति मांग रहा है तो मैं दे दूं, मैंने दे दिया। लेकिन उसके बाद जो है वो डुबकी लगा गई। किसी भी मेरे पत्र का वो उत्तर नहीं देते थे। मैं उनसे पढ़ूं, क्या आपने मेरा लेख पढ़ा है? बोले हाँ मैंने पढ़ लिया है। अब मुझे बड़ी चिंता हुई और वो बोले मैंने गाजियाबाद भेज दिया है। तो मैं अपने मित्र राधाचरण विद्यार्थी जी से कहा कि यार ऐसा है विद्यार्थी जी, यहाँ से वर्तमान साहित्य निकलता है, मेरे लेख यहाँ। बोले रघुनाथ शर्मा उसके प्रबंधक हैं। रघुनाथ शर्मा से हम लोग मिलने गए तो उन्होंने जानते क्या जवाब दिया? बोले आपका कोई लेख नहीं है मेरे पास। अब मैं चिंता में पड़ गया, क्योंकि उस समय जीराक्स प्रति बनाना जो है वो बहुत, मैंने कुछ की तो बनाई थी, कुछ की नहीं बनाई थी। अब मैं सोचने में लगा क्या हुआ। तब तक हुआ एक वहां ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग, जो कहना चाहिए उपायुक्त मनोरंजन से रिटायर हुए थे। लेकिन यहाँ थोड़ा संदर्भ दे दें कि जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जो मधुकर में बनारसी दास चतुर्वेदी के सहकारी थे और जो पत्रकार अखिल भारतीय संघ उसके जो वो हुए, ये वास्तव में जालौन जिले से जुड़े हुए थे और रामपुरा से इन्होंने हाई स्कूल किया था। और जो ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग थे, इनके पिताजी जो जगम्मनपुर स्टेट थी उस स्टेट में मुख्तियार थे। तो ओम प्रकाश चतुर्वेदी का जुड़ाव जब उन्हें पता लगा कि विद्यार्थी जी जालौन के हैं तो वो मिले उनसे, और जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि जालौन का एक व्यक्ति और मिल गया है, चलिए। तो ओम प्रकाश चतुर्वेदी से हम लोग मिलने गए। तो ओम प्रकाश चतुर्वेदी के पास जब बैठे हम तो खैर वो हम संस्मरण आपको नहीं सुनाएंगे, बड़ा मनोरंजक है। आपको बताएं वो मथुरिया चौबे थे और मथुरिया चौबे पंडित श्रीनाथ चतुर्वेदी भी थे। ये जो राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी हैं ये भी मथुरिया चौबे हैं। और मथुरिया चौबों का एक विशेषता होती है, ये लोग अपना ही मजाक बनाते हैं, आपको बताएं। और इतना आनंद जो है वो करते हैं कि वो बहुत विनोद प्रिय होते हैं। दूसरी विशेषता उनकी होती है मिष्ठान प्रिय होते हैं, खाते ही नहीं है खिलाते भी हैं। खैर ये बात आप जान लीजिए आप। तो मैंने उनसे कहा कि प्रदीप जी मुझे सेरा यात्री से मिलना है। बोले सेरा यात्री जो हैं अभी अभी यहीं आ रहे हैं। सेरा यात्री जब यहाँ पर आए तो यहाँ थोड़ा हम अनुवाद से ही जुड़ा हुआ एक प्रसंग बता दें आपको। बताइए, उन दिनों मैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय की जो डायरी है दिनेर पूरे दिन, दिन प्रतिदिन, उसका मैं अनुवाद कर रहा था। और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जैसे दस्तावेज है, समकालीन है, और भी पत्रिका थी, उसमें उसके एक्सट्रैक्ट निकल रहे थे।
तो वो डायरी जो है वो इतनी मजेदार थी कि जब शेरा यात्री आए तो बैठे, और प्रयाग प्रदीप जी की ये विशेषता, वो गद्दी लगाते थे, सोफा पे नहीं, नीचे गद्दी, उस पर बैठे। तो बैठे तो हमने कहा कि अरे, बोले द्विवेदी जी, मैं तो आपसे मिलना चाहता था। हमने कहा क्यों? बोले वो जो आप डायरी का अनुवाद कर रहे हैं वो हमें इतना बढ़िया लग रहा है कि जब वो डायरी छप जाए तो आप मुझे जरूर आप दीजिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन शेरा जी, मुझे आपसे एक काम है। आप वर्तमान साहित्य के संपादक हैं, उसमें आपका नाम जाता है। एक हरीश चंद्र अग्रवाल हैं और मैंने उनको वो लेख जो है वो पता ही नहीं कहाँ चले गए। बोले ऐसा है द्विवेदी जी, मुझे वर्ष भर हो गया है तब से मैंने वर्तमान का ताल्लुक छोड़ दिया, मेरा नाम जाता है। मैंने राय साहब को मना किया क्योंकि उसमें अब इतनी ऊल जलूल चीजें छपती हैं कि लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। लेकिन एक बात और है, क्या, कि मैं अभी राय साहब को फोन करता हूँ। राय साहब उस समय, कहना चाहिए, ये जो सीमांत फोर्स होती है उसके बहुत बड़े अफसर थे। तो बोले, मैंने फोन किया तो वो बोले कल वो यहीं आ रहे हैं, कल वो यहीं आ रहे हैं और आपसे भेंट करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपके वो लेख कहाँ गए। खैर, दूसरे दिन ये हुआ कि शेरा जी ने ये कहा कि द्विवेदी जी, कल राय साहब आएंगे और मेरे यहाँ आप और विद्यार्थी जी भोजन पे आएंगे। तो हमने कहा ठीक है। दूसरे दिन शेरा यात्री के यहाँ राय साहब से भेंट हुई। मैंने राय साहब से सब कहा तो उन्होंने एक बात कही, अभी मैंने आपसे कहा था कि संयोगों का बहुत महत्व होता है। उन्होंने कहा कि द्विवेदी जी, ऐसा है, वर्तमान साहित्य के संपादक का भाग यानी बंगला साहित्य के 100 वर्ष मैं आपको सौंपता हूँ और आप इसमें 4 महीने के भीतर जो है सामग्री तैयार करके दे दीजिए। आपको बताएं, ये प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि मुझे झांसी की रानी पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उसका वर्तमान साहित्य के इससे बहुत बड़ा संबंध है। उसका जो बंगला साहित्य के 100 वर्ष मैंने जो अंक का संपादन किया था वो निकाला था। उसमें उसकी तो खैर अलग कहानी है कि वर्तमान साहित्य का वो जो अंक जो है वो कैसा है, क्या है, अलग कहानी है। आपको बताऊं उसकी, वो मैं यहाँ विस्तार में नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि ये अंक जो है बाल ओम प्रकाश वाल्मीकि ने पढ़ा। एक शिव बाबू मिश्र हैं, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ देहरादून में साथ साथ काम करते थे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे। शिव बाबू मिश्र एक ऐसे साहित्यकार हैं जो सारे साहित्यकारों को पढ़ते तो हैं, लिखते नहीं हैं, और बड़े सूचनाओं के ये भंडार हैं और बड़े ही विनम्र हैं। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया है, लेकिन अगर आप इनसे बातचीत करेंगे तो आपको ये जाहिर नहीं होने देंगे कि वो अंग्रेजी साहित्य के एमए हैं। आपको बताएं, तो हुआ ये कि जो झांसी की रानी थी वो पुरस्कारों के लिए 2 बार रखी गई, और आप जानते हैं कि पुरस्कारों की राजनीति चलती है। और मेरा स्वभाव जो है वो आत्म प्रचार का नहीं है, ना मैं किसी से मिलता हूँ, ना मैं किसी से कहता हूँ कि आप मुझे पुरस्कार दिला दीजिए। अब ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब मैंने कहा हो कि आप मेरा भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ है। दूसरी बात यह है, मुझे ये बराबर याद रहता, आबद जात पर नहीं है टूटे, बिसर जात हर नाम। कौन जाए लोगों के पास और कहा जोड़ के खड़ा हो और अपने स्वाभिमान को गिराए। खैर, हुआ ये कि जब तीसरी बार झांसी की रानी पुरस्कार के लिए गई तो उसमें जो है एक्सपर्ट के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, एक नित्यानंद तिवारी थे और दूसरे कौन थे ये मैं नहीं जानता। ये कहानी मुझे मिलने के 10 वर्ष बाद शिव बाबू मिश्र ने सुनाई, जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ट्रेन जो है वो लेट थी,
ये जो 3 एक्सपर्ट होते हैं और बहुमत से पुरस्कार का निर्णय होता है, क्योंकि मैं पुरस्कार के उसमें रह चुका हूँ, इसलिए 2 लोग अगर किसी पुरस्कार में मिल जाएं तो तीसरा जो है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जब ओम प्रकाश वाल्मीकि पहुंचे तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा है, आपको सिर्फ हस्ताक्षर करना है और मैं पुरस्कार किसे देना है इसका मैं निर्णय कर चुका हूँ। जिसका नाम काटा गया, मैं यहाँ उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा कि देखिए ऐसा है, आप दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली के लोगों को आप लोग जो हैं बस तय कर लेते हैं। दिल्ली के बाहर जो साहित्यकार हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। देखिए ऐसा है, मैं आपके विरोध में अपना मत दूंगा कि मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाऊंगा मैं और बताऊंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत कीजिए, आप किसको चाहते हैं? बोले मैं चाहता हूं झांसी की रानी को, जैसे रामशंकर द्विवेदी जी ने अनुवाद। इन्होंने और क्या किया? बोले आप लोग दिल्ली में बैठे, उन्होंने बंगला साहित्य का 100 वर्ष वर्तमान साहित्य के अंग का संपादन किया है, और संपादन ही नहीं किया, उसमें जितने भी लेख हैं अनुदित, वो सब उन्हीं के द्वारा अनुदित हैं। आपको आपने देखा ही नहीं है, मैंने पढ़ा है उसको, और उनमें अनुवादक की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आप देखिएगा, आप इस तरह से मुझे झांसी की रानी पर मिला। अब मैं यहाँ झांसी की रानी की अनुवाद की प्रक्रिया पर, अनुवाद तो मैंने कर लिया है, अनुवाद का मुझे पुरस्कार भी मिल गया। आपको बताएं 2004 में, जैसा कि आपने बताया। हुआ ये, मैं उस अनुवाद से संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट क्यों नहीं था? कई जगह मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कुछ न कुछ कमी जरूर है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अशोक माहेश्वरी प्रकाशक से बातचीत की, उन्होंने कहा द्विवेदी जी आप इसका संशोधन कर दीजिए। तो हमारे यहाँ एक थे डॉक्टर वो देवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी आजकल झांसी चले गए हैं, और आपको आश्चर्य होगा बुंदेलखंड के इतिहास पर, 1857 के इतिहास पर उन्होंने एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट काम किया है बिना उपाधि के लिए, और जालौन जनपद और 1857 एक छोटी सी पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक उन्होंने मुझे दी थी, मैंने उसको पढ़ा। तो मैंने ठाकुर साहब से कहा कि आप ऐसा कीजिए, मेरा जो झांसी की रानी का अनुवाद है इसे आप पढ़िए और बताइए कि इसमें क्या क्या है। मुझे कई जगह तो उन्होंने बताया कि द्विवेदी जी इसमें कई विसंगतियां हैं, क्योंकि महाश्वेता देवी ने इस झांसी की रानी को जानने के लिए उन्होंने 7 बार झांसी की और बुंदेलखंड की यात्रा की थी। वे उस समय केवल 26 वर्ष की थी, बंबई में रहती थी। तो जब उन्होंने ये कहा अपनी माँ से, तो माँ ने कहा कि जब तुम लिखना ही चाहती हो तो देख सुन करके लिखो। तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी से मांग के कुछ करके 500 रुपए ले करके और मैंने झांसी की यात्रा की, वृंदावन लाल वर्मा से मिला और भी मिले। आपको बताएंगे उस समय जो दाऊ मानसिंह डाकू है उस समय सक्रिय था, लेकिन बोले एक बार कुछ ऐसे छिछोरे थे, जब मैं दतिया मुरैना से लौट रही थी तांगे पे, तो कुछ छछोरों ने जो है मेरे सोने का कड़ा जो है वो लेना चाहा, तो मैं अड़ गई। इतने में मानसिक दाऊ आए और उन्होंने कहा कि ये क्या करते हो, लड़की को कभी भी छुओगे नहीं, छुओगे तो गोली मार देंगे तुमको। तो इस तरह से बोले मानसिक दाऊ ने मेरी रक्षा की। आपको बताएं, खैर वो संस्मरण है। तो उसके बाद भी उसमें विसंगतियां क्या थी? देखिए 1857 और कालपी के युद्ध पर बहुत से पत्रकार बोलते हैं, बहुत सी गलत बातें बोलते हैं। जैसे कालपी में जो अंतिम युद्ध हुआ था ग्वालियर के युद्ध के पहले, उसमें तात्या टोपे नहीं था, ना नाना साहब थे। आपको बताएं, उसमें ये लोग थे ही नहीं। दूसरी बात,
ये जब हुआ तो इसके पहले ह्यूरोज के साथ तांतिया टोपे ने एक युद्ध किया था, आपको बताएं, लड़ा था। और उसमें ये महाश्वेता देवी ने लिखा था कि वो चरखारी चला गया। देखिए, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बेतवा है, बेतवा के इस तरफ युद्ध हुआ, उस तरफ चरखारी है, लेकिन बेतवा से बहुत दूर है, आपको बताएं। तो वो चरखारी क्यों जाएगा, आपको बताएं। तो मुझे बड़ा ही संशय था कि आखिर क्या बात है। असल में वो गया था चुरखी। चुरखी आप अंग्रेजी में लिखें और चरखारी आप अंग्रेजी में लिखें, दोनों की जो रोमन में स्पेलिंग है बिल्कुल एक सी लगेगी आपको। तो महाश्वेता देवी ने चरखारी चरखरी चरखारी लिख दी है। इसी तरह से बांदा लिखें, BANDA, और बंधा लिखें आप। तो जो हैमिल्टन था जब कालपी में लड़ने जा रहा था तो इन्होंने लिखा कि वो पहले बांदा गया। आप देखिए कि झांसी से बांदा बहुत दूर है, और बांदा से लौट के वो कालपी क्यों आएगा। जो स्ट्रेटेजी होती है युद्ध की वो ये होती है कि आप नजदीक के स्थान पे जाएं, फिर आप दुश्मन पर आक्रमण करें। तो मुझे बड़ा संदेह था। तो फिर मैंने ज्योग्राफी देखी, उसका नक्शा देखा। तो मुझे जो हमीरपुर है और कालपी है इसके बीच में, असल में आपने उधर गए नहीं हैं आप, कदौरा जहां पर है, कदौरा के पास जो है एक बंधा गांव है, बंधा। बंधा वो गया, आपको बताऊं, बंधा से तुरंत लौट के उसने घेरा डाला झांसी की रानी से लड़ने के लिए। तो ये इसी तरह से कछवाहा, कछवाहा घार है हमारे यहाँ, कछवाहा घार। कछवाहा घार उसे कहते हैं जहाँ कछवाए ठाकुर रहते हो, आपको बताइए। तो कुछ ओछा कर दिया इन्होंने, कुछ ओछा कर दिया अंग्रेजी में कछवा, उन्होंने कहा ये। इस तरह से स्थान नामों की, व्यक्ति नामों की उसमें बहुत सी गलतियां थी, आपको बताऊं। मूल बंगला झांसी की रानी में। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। मैंने महाश्वेता देवी से फोन किया। फोन करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि आपको कलकत्ते आने की जरूरत नहीं है, मैं अमुक उसमें दिल्ली जा रही हूँ, और मैं उसमें जो वो है उसमें मैं ठहरूंगी, आप आ जाइए। तो दरअसल मैं उस समय गया, और वहां से सीधा मैं जहाँ ये ठहरी हुई तो इंडिया इंटरनेशनल में जहाँ ठहरी हुई थी मैं पहुंच गया। तो इन्होंने जो है तुरंत हमारा सामान आमान, उस समय वो कुछ पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उनमें एक मेरे मित्र भी थे, आपको बताइए, जो अब इस दुनिया में नहीं, अच्छे कवि थे वो, रहे नहीं, अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये लोग चले आए तो मैंने उनके सामने कहा कि दीदी हो, ये जो झांसी की रानी आपकी है इसमें बहुत सी जो है गलतियां हैं, क्या आप मुझे अनुमति देंगी कि मैं इनका संशोधन करूं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, और मैंने उनके सामने तर्क सहित बहुत सी चीजें रखी, उन्होंने स्वीकार की। उसके बाद मैंने घर आकर के पूरी, देखिए ऐसा है कि उन्होंने मुझे माँ के समान भोजन वगैरह कराया। उन्होंने मुझसे कहा कि ठहरने की अगर परेशानी हो तो, हमने कहा नहीं, मैं गाजियाबाद चला जाऊंगा, वहाँ मेरे मित्र हैं, आप चिंता मत करिए। घर आकर के मैंने झांसी की रानी का संशोधन किया। आपको आश्चर्य होगा कि जो अनूदित कृति है जो 2010 में छापी राधा कृष्ण प्रकाशन ने, अशोक महेश्वरी ने, उसमें संशोधन है, लेकिन मूल जो झांसी की रानी है उसमें अभी भी गलतियां हैं, आपको बताएं, ज्यों की त्यों गलतियां हैं, वो बनी हुई हैं। तो देखिए, अनुवादक का काम केवल यही नहीं है, अनुवादक का काम ये भी है कि यदि आपको तथ्यात्मक भूलें मिलें तो आपको इतना सजग होना चाहिए कि आप उन तथ्यात्मक भूलों को ठीक कर सकें। इसी तरह का एक उदाहरण है, मैंने अभी कुछ दिन पहले, एक हुए हैं असित कुमार हालदार। असित कुमार हालदार रविन्द्रनाथ ठाकुर के भांजे थे, और इन्होंने, कहना चाहिए कि बाद में ये जो लखनऊ का फाइन आर्ट्स कॉलेज है उसके ये
प्रिंसिपल हो गए थे, आपको बताएं। तो एक है गौतम हालदार। गौतम हालदार इनके भतीजे हैं। वे कोई व्यावसायिक लेखक नहीं है, लेकिन उन्होंने असित कुमार हालदार पर उनकी जीवनी लिखी है, जिसका बहुत बढ़िया नाम है रंगेर कवि असित कुमार हालदार। रंगेर माने रंगों का कवि। आप देखिए, अगर रंगों का कवि माने जिन्होंने चित्रकला में चित्र नहीं बनाए कविता लिखी हो, आपको बताइए, तो मैं इससे बहुत आकर्षित हुआ और मैंने ये पुस्तक खरीदी। और मैं खरीद करके अशोक वाजपेयी के पास गया, दिल्ली गया मैं, और उनको मैंने ये पुस्तक दिखाई। मैंने कहा कि अगर आप अनुमति दें तो मैं इसका अनुवाद करूं। तो उन्होंने कहा कि आप रजा फाउंडेशन के लिए कर दीजिए। एक पुस्तक और थी, वो थी रविन्द्रनाथ ठाकुर की चित्रकला। ये सोमेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने ये पुस्तक लिखी थी, तो मैं उसको भी ले गया था। उन्होंने कहा आप इसका भी अनुवाद कर लीजिए। सोमेंद्रनाथ बंदोपाध्याय के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो चित्रकला के विशेषज्ञ हैं और वो विश्व भारती में बंगला पढ़ाते थे, लेकिन चित्रकला में उनकी रुचि है। शांति निकेतन में रहते हैं। इन्होंने राम किंकर बैज पर एक पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक जो है वो बड़ी अजीब तरह की पुस्तक है। वो देखिए, ऐसा है कि अगर आप किन्हीं दूसरी भाषाओं से जुड़े हैं और उन भाषाओं की किसी विधा का आप अनुवाद करते हैं, तो आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जैसे साक्षात्कार की विधा है, हिंदी में भी है। आपको आश्चर्य होगा कि बंगला में जो साक्षात्कार की विधा है, उस विधा के सामने हिंदी की जो साक्षात्कार की विधा है, ये कोई मानी नहीं रखती है। सिर्फ उदयन वाजपेयी ने अपने समास में जो विभिन्न विद्वानों से जो उन्होंने वार्तालाप किया है, वो एक अजीब तरह का, आपको बताएं, साक्षात्कार है। वैसा साक्षात्कार हैकनीड जिसको कहते हैं, वो अन्य लोगों के साक्षात्कार नहीं है। सिर्फ कृष्ण बलदेव वैद और कृष्णा सोबती का जो साक्षात्कार है, जो कि 2 महीने तक चलता रहा, आपको आश्चर्य होगा, वो जरूर एक ऐसा है कि जिसे पठनीय और माने अन्यतम कहा जा सकता है। शेष जो साक्षात्कार हैं वो मानी नहीं रखते हैं। आपको बताएं, ये बंगला के जो साक्षात्कार हैं उनसे, उसमें कई विशेषताएं होती हैं। देखिए, उसमें विशेषता पहली तो यही होती है कि जो वक्ता है, जो प्रश्न पूछने वाला है, वो बोलता नहीं है ज्यादा, वो सिर्फ उकसाता है, एक आध प्रश्न पूछता है, और जो वक्ता है उसको बोलने का मौका देता है, आपको बताएं। और वो इस तरह से उसे घेरता है कि आप उसके जीवन के बारे में, उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में, उसके कहना चाहिए दृष्टिकोण के बारे में, विचार के बारे में, उसके आप पूरे जीवन को आप जान सकते हैं। आपको बताएं, तो वो जो साक्षात्कार था वो इस तरह का साक्षात्कार था। तो मैं थोड़ा भूख विस्मृत हो रहा हूँ कि मैं क्या आपसे बता रहा था। तो वो जो कहना चाहिए कि मैं भूल रहा हूँ आपको बताना ये। तो फिर असित कुमार हालदार की मैं बात कर रहा हूँ। तो असित कुमार हालदार का जो जीवन है, आपको बताएं, या सोमेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने जो राम किंकर बैज पर जो पुस्तक लिखी थी, वो साक्षात्कार है। लेकिन साक्षात्कार कैसा है कि ये राम किंकर बैज भी वहीं शांति निकेतन में रहते थे और ये भी रहते थे। तो ये रोज सुबह उनके यहाँ पहुंच जाते थे, फिर ये उनसे बातें करते थे और वहां कुछ नहीं लिखते थे, घर आकर के लिखते थे। इस तरह से उन्होंने राम किंकर आलाप आलापचारी राम किंकर शिल्पी ये पुस्तक लिखी, आपको बताइए। तो ये सोमेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, इसका मैंने अनुवाद किया था। उस समय अशोक वाजपेयी ललित कला अकादमी के चेयरमैन थे, उन्होंने उसे छापा। उन्होंने यही नहीं छापा, आपको बताएं, ये उस समय जब थे तो एक हुए हैं, कहना चाहिए कि
एक तो ये हो गए, दूसरे जैसे अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं, आपको बताएंगे। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर को आप ताजमहल का जो बनाया हुआ अंतिम दिन है शाहजहां के, वो आपने चित्र आपको याद होगा, वो अवनींद्र नाथ ठाकुर का बनाया हुआ है। लेकिन अवनींद्र नाथ ठाकुर जितने बड़े चित्रकार थे उससे भी बड़े लेखक थे, आपको बताएं। इनकी एक पुस्तक है बागीश्वरी शिल्प प्रबंधावली, बागीश्वरी शिल्प प्रबंधावली। जो बागीश्वरी एक रानी हुई है, आपको बताएं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनके नाम से एक पीठ स्थापित थी। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर ने चित्रकला पर वहां पर व्याख्यान दिए, लिखित व्याख्यान दिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वे व्याख्यान इतने रोचक हैं, इतने बढ़िया हैं कि मैं क्या कहूँ। उसमें कविता भी है, उसमें नाटक भी है, उसमें जीवन भी है, उसमें सब कुछ है। यदि कोई व्यक्ति केवल बागीश्वरी शिल्प ग्रंथावली, तो वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें जीने की कला भी है। अनुवाद का मतलब ये है कि देखिए, हर पुस्तक के अनुवाद में आपको कहना चाहिए कि अज्ञे का मुझे एक वाक्य याद है। उन्होंने कहा कि शब्दों के बारे में मैं रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। इसी तरह से एक अनुवादक को, अगर वो निष्ठावान अनुवादक है, ईमानदार अनुवादक है, तो उसे हर कृति के लिए नवाचार करना पड़ेगा। उसे नई भाषा, नया शिल्प, नई वाक्य संरचना, और वो यहाँ पर मैं कुछ बातें और भी बता दूं आपको। आपने पूछा है कि अनुवाद में समस्याएं क्या आती हैं। देखिए, अनुवाद की जो प्रक्रिया है वो जैविक है। ये क्रोशिया की बुनाई होती है, ये सलाई की बुनाई नहीं है। सलाई की बुनाई में आप एक फंदा लीजिए, वो पूरा स्वेटर उधर जाएगा। क्रोशिया को आप उधेड़ नहीं सकते हैं कि उसको कहाँ से कौन सा फंदा कहाँ है, ये आपको पता नहीं लगेगा। तो अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है वो क्रोशिया की बुनाई होती है मित्रवर। ये इतना सरल नहीं है काम जितना कि लोग समझते हैं। मौलिक लिखना सरल है, अनुवाद करना और उसमें मौलिकता को बनाए रखना और नया कुछ देना, ये बहुत कठिन है, आपको बताएं ये। तो इसका जब मैं अनुवाद कर रहा था तो कई जगह मुझे कठिनाई आई, आपको बताएं ये। लेकिन मैंने वो अनुवाद किया, आपको वो पुस्तक फिर छापी। हालांकि उसमें कहना चाहिए कि उसमें बड़ी कठिनाई आई। उसी समय जो विनोद बिहारी मुखर्जी हुए हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी सत्यजित राय के गुरु थे, यूं समझिए आप। राम किंकर भी थे, लेकिन सत्यजित राय के गुरु थे, आपको बताएं। उन्होंने इनर आई करके, अंतर्दृष्टि करके उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आपको बताइए। तो उनकी जो जीवनी है उसका नाम है चित्रकार, उसका भी अनुवाद किया, आपको बताइए। तो उस समय एक कृष्णचंद्र जी थे लखनऊ के, उन्होंने कहा कि ये पुस्तक तो बहुत हार्ड है, दोनों पुस्तकें बहुत हार्ड हैं। मीटिंग हुई, अशोक जी ने कहा कि ऐसा है कि अनुवाद करने का मौका दीजिए और फिर हम रिव्यू करा लेंगे। तो जब मैंने चित्रकार का और इसका जब अनुवाद किया तो ये दोनों पुस्तकें रिव्यू के लिए ख्यात साहित्यकार प्रयाग शुक्ल को दी गई, आपको बताइए। उन्होंने नोट लिखा कि अनुवादक ने केवल अनुवाद ही नहीं किया है, जो स्रोत विषय है उसका जो लहजा है, उसका जो टोन है, उसको भी हिंदी में उतार दिया है। क्योंकि मैं विनोद बिहारी मुखर्जी से मिला हूँ और वो किस टोन में बात करते थे, इस अनुवाद में भी मुझे वही टोन ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए इसे आप छापिए, आपको बताइए। तो ये दो पुस्तकें छपी, तीसरी और भी छपी, वो चित्रांकित पत्रावली है, आपको बताइए। वो जो है वो खैर उसे जाने दीजिए, आपको बताएं। तो अनुवाद में मुझे, जब मैं बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली का अनुवाद कर रहा तो मुझे एक जगह बहुत कठिनाई आई तिवारी जी, और मैं उसका अर्थ नहीं जानता था। तो मैंने
अपने एक प्रवासी बंगाली मित्र से उसका अर्थ पूछा। तो दो 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 स्तवक थे, एक का तो उन्होंने सही बताया और दूसरे का उन्होंने बिल्कुल गलत बताया। ईर्ष्यावश बताया हो, जो भी हो, बहरहाल गलत बताया। तो मैंने उन पे विश्वास करके लिख दिया, पुस्तक छप गई। लेकिन मुझे जो है चैन नहीं आया, आपको बताएं। मैंने सोचा मैं क्या करूं। देखिए, मेरे भाषण में जो है बहुत सी चीजें उलझी हुई होंगी, माने संबद्ध होंगी। एक हुए हैं एस के डे। एस के डे जो है, उन्होंने लिखा है बांग्ला प्रवाद और छड़ा। उन्होंने बंगला की 10,000 कहावतें जो हैं वो इकट्ठी की हैं। वो पुस्तक मेरे पास है और उसकी 100 पेज की भूमिका लिखी है। आपने पूछा है संभावनाएं क्या हैं। बंगला में अभी इतना साहित्य है जिसका जिसका अनुवाद हुआ नहीं या न भविष्य में होगा, लेकिन संभावनाएं हैं। उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो मैंने उसको खोला और मैंने उस कहावत को उसमें देखा कि आखिर इसमें है क्या। तो वो कहावत क्या थी वो मैं आपको सुना रहा हूँ, हिंदी में सुना रहा हूँ। वो ये थी कि कोई घर हो, अगर उसी लीप पोत दिया जाए तो वो अच्छा बन जाएगा। इसी तरह किसी ने कोई चित्र बनाया है, अगर उसमें थोड़ा फिनिशिंग टच दे दिया जाए तो वो अच्छा बन जाएगा। तो मैंने फिर क्या किया कि उसका अनुवाद किया कि लीपे पोते चौतरिया और पहने ओढ़े लौंदरिया। ये हमारे यहाँ बुंदेली में कहावत है। लड़की चाहे जैसी हो, उसे पहना ओढ़ा दे तो वो सुंदर लगने लगेगी। घर चाहे जैसा हो, चाहे गोबर से लिपा हो, अगर आप उसे लेप दें तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि संथालियों का जो घर है वो उसी मिट्टी से लीपते हैं और वो बड़ा सुंदर लगता है। आपको बताएं, जिन्होंने आदिवासियों पर काम किया है। तो फिर मैंने ये किया कि मेरे पास जो 4 प्रतियां थी, मैंने एक पेज जो है वो टाइप करवाया और उस टाइप में वो संशोधित किया और मेरे पास जो प्रतियां हैं उनमें मैंने संशोधन कर दिया। आपको बताएं, ये शेष जो ललित कला अकादमी में प्रतियां हैं वो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। देखिए, जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं, अगर अधिकारी अच्छा है तो ठीक है, नहीं वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो इस तरह से जो है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा विषय बदलता हूँ, आपको बताएं। 2 संपादकों की कृपा से मैं अनुवादक बना, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी दस्तावेज और गिरधर राठी समकालीन भारतीय साहित्य। गिरधर राठी के बाद जो बाद में भी जो हुए संपादक, उन्होंने भी मुझे छापा, लेकिन गिरधर राठी ने जिस तरह से मुझे छापा उस तरह से नहीं छापा। खैर, कोई बात नहीं। दस्तावेज में आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे अंक में हर तिवारी मुझे छापते रहे, लगातार उन्होंने छापा। और इसकी भी एक कहानी है जो मैं बताए दे रहा हूँ। देखिए, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी विद्या निवास मिश्र जी के बहुत नजदीक थे। विद्या निवास जी घर में भोजपुरी बोलते थे, आपको बताऊं। जब उन्होंने दस्तावेज के अंक पढ़े तो उन्होंने कहा, काय हो तिवारी, ये बल्क के बल्क जो है बंगला को क्यों छाप रहे हैं? बंगाली तुम्हें पूछते हैं? तिवारी जी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि वो नहीं चाहते मिश्र जी कि मैं बंगला का अनुवाद छापूं। लेकिन द्विवेदी जी, मैं संपादक हूँ, मेरी अपनी धारणा है कि अगर किसी भाषा का उत्तम साहित्य है तो वो हिंदी में आना चाहिए और आप मेरे लिए अनुवाद करते रहिए। तो खैर, उसमें मैं अनुवाद करता रहा। देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है कि मैं अनुवादक नहीं होना चाहता था और दस्तावेज और समकालीन भारतीय साहित्य अथवा अब जैसे राजकमल प्रकाशन है, इन्होंने मेरी 6 किताबें छापी हैं। संवाद प्रकाशन है, उसने मेरी छापी है। संभावना प्रकाशन है, ये मेरी एक पुस्तक छाप रहा है। और सस्ता साहित्य मंडल में ने तो मेरी 6 किताबें छापी हैं। आपको तो वो
जाने दीजिए आपको बताएं। खैर ऐसा है कि 1964 में मैंने एमए किया, उसके बाद में राष्ट्र धर्म से जुड़ गया। लेकिन मैं राष्ट्र धर्म में सर्विस नहीं करता था आपको बताऊं, लेकिन मैं जाता था। उस समय राम शंकर अग्निहोत्री उसके संपादक थे। 1965 में रामानंद चटर्जी की जन्म शताब्दी हुई, उसके जो संपादक थे उनसे मैंने कहा कि आप रामानंद चटर्जी पर एक अंक निकालिए राष्ट्र धर्म का। तो उन्होंने कहा कि द्विवेदी जी आप इसकी सारी सामग्री इकट्ठी कीजिए। तो जो अंग्रेजी से अनुवाद था वो तो मैंने अपने गुरुजनों से कराया, बंगला का पूरा अनुवाद मैंने किया और वो पूरा अंक निकला रामानंद चटर्जी पर, जिन्होंने मॉडर्न रिव्यू, प्रवासी और विशाल भारत हिंदी के लिए लाखों का घाटा सह करके जिन्होंने निकाला, हिंदी की और किसी भी पत्रिका ने उन पर विशेषांक नहीं निकाला आपको, राष्ट्र धर्म में निकाला आपको। वो मेरे पास आज भी है, वो पुस्तकाकार छपा नहीं है लेकिन वो है, तो वो भी अनुवाद मैंने किया। उसके बाद जब मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर पे काम कर रहा था तो आप सोचिए उनके 31 खंडों की जो थी कविता पर था निराला, और उनका तुलनात्मक अध्ययन था सौंदर्य बोध का, उनका भी अनुवाद किया। एक चीज और है, मैं 1968-69 में लखनऊ में था 1 महीने, और वहां मैं 5 पुस्तकालय को कंसल्ट करता था। वहां पर राष्ट्र धर्म का कार्यालय है संस्कृति भवन में। तो मैं पहले तो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहता था, बाद में मैं उसमें आ गया। तो एक दिन राष्ट्र धर्म के संपादक बसनेश त्रिपाठी आए, तो मेरा बिस्तर लगा हुआ था और उसमें बंगला की किताबें रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि क्या आप बंगला जानते हैं? मैंने कहा हाँ अच्छी तरह जानते हैं, मेरा एक काम कर दीजिए। बोले नलिनी किशोर गुह जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं, उनका बंगाल में विप्लववाद एक ग्रंथ है, मैं आपको भेजूंगा, आप राष्ट्र धर्म के लिए उसका अनुवाद कर दीजिए। तो तिवारी जी मैंने 1970 से लेकर के 1980 तक धारावाहिक रूप से बंगाल में विप्लववाद जो है उसका अनुवाद किया। वो राष्ट्र धर्म में किस्तों में छपता रहा। उसके बाद भी मुझ में ये प्रेरणा नहीं थी कि मुझे अनुवादक होना है, मैं अनुवादक बिल्कुल नहीं होना चाहता था। मौलिक लिखता था लेकिन अनुवादक नहीं होना चाहता था। बाद में तो खैर वो पुस्तक जो है उसका मैंने पूरा अनुवाद किया और संवाद ने उसको छापा है। तो ये अनुवाद करने के बाद भी मैं अनुवादक नहीं होना चाहता था। अब आपने ये कहा है कि आवश्यकता क्या है, देखिए मैं सिर्फ रविन्द्रनाथ ठाकुर का बताता हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर की पूरी ग्रंथावली का अनुवाद जापानी में हो चुका है, जर्मन में हुआ है उनका, अन्य भारतीय भाषाओं में हुआ है उनका। काका काल के मामा बरेरकर ने किया आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी में रविन्द्रनाथ ठाकुर की 31 खंडों की ग्रंथावली का पूरा अनुवाद आज तक नहीं हुआ आपको बताएंगे। सर सुनाई पड़ रहा है, आपकी आवाज मिल रही है। तो हाँ, तो फिर ये है कि उसके बाद क्या हुआ तिवारी जी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के उसका अनुवाद आज तक नहीं हुआ आपको बताइए। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की देखिए सस्ता साहित्य मंडल में कृष्णदत्त पालीवाल जी ने 50 खंडों में रविन्द्र रचनावली छापी उन्होंने। मैंने उनसे पूछा था कि आप रविन्द्रनाथ का पूरा छाप रहे? बोले नहीं, मैंने पूरा छापने का जो है ठेका नहीं लिया। दरअसल उन्होंने किया क्या है, उन्होंने ये किया है कि जितना भी अनुवाद उपलब्ध था साहित्य अकादमी द्वारा और भी उससे, वो उन्होंने छाप दिया है। कुछ उन्होंने नया भी कराया है। जैसे मेरा अनुवाद उन्होंने छापा है तो 2 ग्रंथों का छापा, छिन्न पत्रावली का 2 खंडों में, और शांति निकेतन का जो है वो 4 खंडों में छापा। नया नया भी उन्होंने रणजीत साहा से कराया है, प्रयाग जी से कराया है उन्होंने नया, लेकिन नया उन्होंने नहीं किया है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो ग्रंथावली है
उनकी जन्म शताब्दी बीत गई, 125वीं बीत गई, 150वीं बीत गई, लेकिन अभी भी रविंद्र रचनावली का पूरा अनुवाद नहीं हुआ है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रविंद्रनाथ के पत्रों के खंड 20 हैं और वो उस रचनावली में शामिल नहीं है जो 31 है। आपको बताएंगे उनका जो सुलभ संस्करण है वो 18 खंडों में निकला है। वो भी आपको बताऊं उससे वो एक ही है, लेकिन वो किया नहीं है। आपको बताऊं इसी तरह से आपको आश्चर्य होगा कि जो अन्नदा शंकर राय हुए हैं, अन्नदा शंकर राय की आत्मकथा का मैंने अनुवाद किया, तो उनके भी किसी उपन्यास का हिंदी में कोई अनुवाद नहीं हुआ। नवनीता देवसेन है, इनके 2-3 हुए, शेष नहीं हुए हैं। अभी भी बहुत से ऐसे ज्ञान के ग्रंथ हैं, कला के ग्रंथ हैं, संगीत के ग्रंथ हैं, हिंदी में होना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं है। आपको बताएं एक व्यक्ति, अब आप देखिए स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती होगी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जब थे तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था। एक हुए हैं शंकरी प्रसाद बसु। शंकरी प्रसाद बसु ने क्या किया है, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में बंगला के प्रोफेसर थे। इन्होंने 7 खंडों में स्वामी विवेकानंद पर एक ग्रंथ लिखा, 5 खंडों में भगिनी निवेदिता पर लिखा, 2 खंडों में सुभाष चंद्र बोस पर लिखा, और भी इनका बहुत बड़ा काम है। इससे आश्चर्य होगा आपको, पहले ये क्रिकेट के लेखक थे और क्रिकेट पर इन्होंने 7 ग्रंथ लिखे हैं। बाद में ये, मैं इनके लेखन से इतना प्रभावित हुआ कि मैं कलकत्ते जाकर इनसे मिला। आपको बताओ मेरी 1.5 घंटे इनसे बातचीत हुई। आपको बताइए तो स्वामी विवेकानंद के जो 7 खंडों के ग्रंथ हैं उनमें से उन्हें एक खंड पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जब अध्यक्ष थे तो मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप इन 7 खंडों का साहित्य अकादमी की ओर से अनुवाद कराइए। 2 खंडों का मैं कर दूंगा, 5 और कोई अनुवादक जो हैं वो आप तय कर लीजिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। आपको बताऊंगा तो ऐसी भगिनी निवेदिता हैं। भगिनी निवेदिता ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए इतना बड़ा काम किया कि कोई विदेशी महिला कर नहीं सकती है। आपको बताएं उसके साहित्य का कोई अनुवाद नहीं हुआ। उसके 2 खंडों में पत्र हैं, अंग्रेजी में हैं, उनका कोई अनुवाद नहीं हुआ। इस तरह से अभी भी कहानी ले ली, विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं, सारे उपन्यास का अनुवाद नहीं हुआ। इस तरह से बंकिम चंद्र हैं, उनका हुआ है अनुवाद। रविन्द्रनाथ ठाकुर का हुआ है। आपको बताएं जो हिंदी ग्रंथ रचना करती उन्होंने क्या पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत से लेखक हैं, बहुत सी चीज़ें मेरे पास ऐसे, जैसे उदय शंकर हुए हैं नर्तक, तो उदय पथे पथे इनका एक अनुवाद हमने किया है, लेकिन इनकी जीवनी लिख करके अभी आई है। आपको बताएं उसका अनुवाद नहीं हुआ है। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं, और उसका जो है कहना चाहिए। और सबसे बड़ी जो आपने पूछा है कठिनाइयाँ क्या आती हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी कठिनाई ये है बंगला हिंदी का कोई अच्छा कोश नहीं है। मेरे पास बंगला के 7 कोश हैं। बहुत से ऐसे शब्द मुझे मिल जाते हैं जो उन कोशों में नहीं है। आपको बताऊंगी तब मैं किसी तरह से जुगाड़ करके, ये अर्थ लगा करके, किसी से पूछ करके मैं उसका देता हूँ। आजकल में महाभारतेर अष्टादशी नृसिंह प्रसाद भादुड़ी हुए हैं। इन्होंने जीवन भर रामायण और महाभारत पर काम किया है। आजकल ये पुराण कोश लिख रहे हैं। आपको बताएं इनकी ये पुस्तक है महाभारतेर अष्टादशी। अष्टादशी में क्या है, महाभारत के प्रमुख 18 नारी पात्र हैं, और मैं आजकल इसका अनुवाद कर रहा हूँ। ये पुस्तक जिस दिन अनुवाद करके मैं उठूँगा उस दिन 1600 पेज होंगे मेरे हाथ के लिखे हुए। आपको बताइए बहुत से इसमें शब्द ऐसे आते हैं कि जो कोश देखना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि बंगला हिंदी का कोई बहुत अच्छा कोश नहीं है, जिसके बनने की बहुत आवश्यकता है। आपको बताऊं
इसको ध्यान देना चाहिए, साहित्य अकादमी को ध्यान देना चाहिए, या बंगाल के किसी उसको देना चाहिए। ये नहीं है, आपको बताएं, ये होना चाहिए, आपको बताएं, कोश नहीं है कोई। दूसरी बात, आपने जैसे ये सेमिनार आपने आयोजित की, आपका मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुवाद की, अनुवादक को कोई पूछता नहीं, आपको बताएं, कोई जो है वो नहीं करता है। अशोक वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुवाद को महत्व देते हैं। खुद उन्होंने अनुवाद किया। विश्व कविता का भी एक संकलन निकला है 3 खंडों में। तनाव एक पत्रिका है, पिपरिया से निकलती है। बंशी माहेश्वरी उसके जो हैं संपादक हैं, आपको बताएं। उन्होंने उस पत्रिका को विश्व कविता का ही पत्रिका बना दिया है। उसके 3 खंड निकले हैं और 3 खंड के 1500 पेज हैं। उसमें 33 देशों की, 103 कवियों की, 48 विद्वानों कवियों के द्वारा किए गए अनुवाद हैं, आपको बताएं। उस पर मैंने दिमाग में आया तो मैंने एक लेख लिखा है, जो लेख है 100 पेज का। अब उसे समस्या में लिखता गया, वो समस्या है, वो उसे छापेगा, उसे कोई नहीं छापेगा, आपको बताएं। खैर, लेकिन मैंने लिख दिया। तो वो जो है अनुवाद के माध्यम से एक खिड़की है। आप उसमें जर्मन, चीन, जापानी, फ्रांसीसी, ये कवि जो ये भाषाएं हैं, इनके सीधे अनुवाद देख सकते हैं, डायरेक्ट अनुवाद देख सकते हैं। बाकी अनुवाद जो हैं वो अंग्रेजी से किए गए हैं, आपको बताएं। रूसी अनुवाद, रूसी भाषा से अनुवाद हैं, आपको बताएं, वो किए गए हैं। और अगर आप ये देखें तो आप ये देखेंगे कि हिंदी पट्टी से लेकर के, भारतीय भाषाओं से लेकर के, और जो विश्व कविता की यूरोप वगैरह की जो कवि हैं, या उनका जो संघर्ष है, या उनका जो मन है, या उनकी जो समस्याएं हैं, या उनका जो जीवन है, जो प्रकृति है, जो परिवेश है, उनके जो संघर्ष हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे वो हिंदी में लिखी गई कविताएं हैं। माने दिल से दिल, जिसे शुक्ल जी ने लोक हृदय कहा है, आपको बताएं, वो विश्व कविता के 3 खंडों में लोक हृदय धड़क रहा है। मैं तो उसको पढ़ करके आपको बताएं निहाल हो गया। तो अनुवाद का ये है, आपको बताएं, ये कठिनाइयां तो आती ही हैं। देखिए, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जैसे मैं बंगला में अनुवाद करता हूँ, तो कोई ऐसा विशेषज्ञ हो जो हिंदी भी जानता हो और बंगला भी जानता हो, और उसके साथ मुझे 10 दिन रहने को मिले, और फिर मैं उनसे पूछूं कि ये जो है ये क्या है, आपको बताएं, आप इसका अर्थ बताइए, आप इसका अर्थ बताइए। इस बारे में हम आपको 2 उदाहरण देंगे। छविर्देशे कवितार्देशे, इसका अनुवाद है चित्रकला कविता के देशे। सुनील गंगोपाध्याय की ये है। आयोवा में उन्हें बुलाया था 9 महीने के लिए कविता के रूप में, आपको, तब वो गए थे वहाँ। उन्होंने उस पर जो है वो जो रहे, उन्होंने तो उस पर एक किताब लिखी। उस किताब की विशेषता ये है कि उसका हर अध्याय कविता से शुरू होता है, और वो सारी कविताएं फ्रांसीसी लेखकों की हैं, आपको बताइए। तो जब मैं उसके 7वें अध्याय का अनुवाद कर रहा था, तो वो जो कविता दी हुई थी, वो कविता जो है वो मेरी समझ में नहीं आई, तो मैंने अनुवाद बंद कर दिया, आपको बताऊं। उस समय दिल्ली में वो उपाध्यक्ष थे, तो मैं उनसे मिला, सुनील गंगोपाध्याय से। मैंने कहा कि ये इसका आप बंगला में मुझे अर्थ बता दीजिए। तो अब बड़े आदमी क्या कहें, उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, सारी कविताएं छोड़ दीजिए और अनुवाद कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इसका अनुवाद उसी पर जो मैंने लेख लिखा उसमें होगा, उसमें था नहीं। हमें बहुत परेशान रहा। उसके बाद 2008 में एक राम कुमार मुखर्जी हैं, ये सचिव थे साहित्य अकादमी के कलकत्ता केंद्र के। इनसे मेरी कुछ जान पहचान थी, आपको बताइए। तो मैंने इनसे कहा कि दादा आप इसका अर्थ बताइए। तो बोले मैं हिंदी तो बहुत अच्छी बोल नहीं पाता हूँ। हमने कहा आप ऐसा कीजिए, आप अंग्रेजी में बताइए और बंगला में बताइए आप। तो उन्होंने उसका अनुवाद बताया मुझे। जब उन्होंने बताया तब मैंने 8वें 9वें उसका वो किया। खैर,
बाद में वो पुस्तक है चित्रकला कविता के देशे राजकमल ने छापी, और वो पुस्तक जो है सुनील गंगोपाध्याय को भी बहुत अच्छी लगी। तो ये कठिनाई आई मेरे सामने, आपको बताऊं। इसी तरह एक है तिलोत्तमा मजूमदार, इनका एक उपन्यास है राजपाट। राजपाट उपन्यास बहुत अच्छा है। इसका हर अध्याय कविता से शुरू होता है, लेकिन वो कविता जो है वो कोलोकल बंगला में है, माने ग्रामीण बंगला में है, और मैं ग्रामीण बंगला जानता नहीं, आपको बताऊंगी। तो मैंने तिलोत्तमा से कहा, कलकत्ते में रहती है आपको बताएं, तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं। बोले आप ऐसा कीजिए, अनुवाद कर डालिए, बाद में आप कलकत्ते आइए, मैं फिर इनका अनुवाद बता दूंगी। तो इस तरह से वो अनुवाद आज भी रुका हुआ है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती हैं कि जो समझ में नहीं आती हैं। दूसरी बात एक है कि मैं हाथ की लिखी बंगला नहीं पढ़ पाता। दो पुस्तकें मेरे पास ऐसी आई हैं जो हाथ की लिखी हुई हैं, और वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब मुझे कोई ऐसा बंगाली नहीं मिल रहा है कि जो उसे टाइप करवा दे या मुझे पढ़कर सुना दे। तो वो दोनों आपको बताऊं लिखी हुई हैं। तो इस तरह से जो है व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं अनुवादक में, और अनुवाद कभी पूर्ण नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप अच्छे अनुवादक होने चाहते हैं, जिस भाषा से आप अनुवाद करते हैं, तो वहाँ के भूगोल को, पेड़ पौधों को, नदियों को आपको जानना होगा। वहाँ फसलें कौन सी होती हैं, वहाँ भोजन कौन सा होता है। जब मैं सुनील गंगोपाध्याय की आत्मकथा अधूरा सफर का अनुवाद कर रहा था, तो वहाँ पर एक साहब मज़ेदार बात आई। उन्होंने कहा कि केले के पत्ते में मछली का पेट फाड़ के उसमें मेवा भर करके और वो बनाई, और वो फिर अतिथि को खिलाई गई। तो मैंने जो सोचा कि मैं इसको क्या लिखूं, तो मैंने सीधे सुनील गंगोपाध्याय को फोन किया। उन्होंने अपनी पत्नी स्वाति बहुदी को दे दिया। स्वाति बहुदी ने बजाय इसके कि वो हमें बताती, उन्होंने कहा आप जब कलकत्ता आएंगे तब मैं यही मछली बनाकर खिलाऊंगी। मैंने कहा मैं तो खाता नहीं हूँ मछली। तब वो समस्या मेरी हल हुई। मैंने दिमाग लगाया क्या किया जाए, तब मैंने उसको लिखा, तो उन्होंने भरवा मछली बनाई। इस तरह मैंने आप देखिए कि मैंने इस तरह उसका काम निकाला। दूसरी बात यह है कि यदि आप जीवन को जानना चाहते हैं, तो ये जीवन उतना ही जीवन नहीं है जितना आप हिंदी साहित्य में देखते हैं। देश बहुत बड़ा है, विशाल है, आपको बताएं। हर भाषा की अपनी संस्कृति है, तो उसे आपको जानना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो अनुवाद में गलत हो जाएगा। एक हुए चिदानंद दास गुप्त, इन्होंने जीवनानंद दास की साहित्य निर्माता के अंतर्गत पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक जो है वो उसका अनुवाद किया हिंदी में प्रयाग शुक्ल ने। जीवनानंद दास की एक कविता आती है जिसमें आता है धान सिड़ी, धान सिरी शब्द आता है। प्रयाग शुक्ल ने अनुवाद किया है कि धान की ऐसी खेती जो सीढ़ियों पे धान लगाए जाते हैं। मैंने सोचा कि ये क्या है, तो मैं सुनील गंगोपाध्याय को पढ़ रहा था। उनका एक निबंध है, आपको बताएं, ये पत्रकार भी रहे हैं। उनका निबंध है धान सीढ़ी की खोज में। तो वे पूर्वी बंगाल गए, और वहाँ पर वो जीवनानंद दास जहाँ के रहने वाले थे वहाँ गए। तो वो वहाँ पर एक मछुआरे से उन्होंने पूछा कि धान सीढ़ी किसे कहते हैं। अरे बोले बाबू आप धान सीढ़ी नहीं जानते? बोले नहीं। बोले ये नदी जो है इसी को धान सीढ़ी कहते हैं, यानी धान सीढ़ी एक नदी है। और अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आपका अनुवाद भी गलत होगा। प्रयाग शुक्ल जैसे अनुवादक का ये अनुवाद गलत है, और आज भी साहित्य अकादमी से छपी, आज भी वैसा ही का वैसा, उन्होंने कोई सुधार नहीं किया, आपको बताएंगे। तो ये बात है कि वो जानते ही नहीं थे, आपको बताएं। तो वहाँ का जो ज्योग्राफी है वो आपको जानना होगा। जब मैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय की दिनेर परे दिन का अनुवाद कर रहा था, तो उसमें आप देखिएगा प्रकृति का बहुत वर्णन है। तो लता है, बीरूद है, बल्लरी है,
तो एक जगह में अटक गया। उसका अंग्रेजी भी दिया हुआ था। तो मेरे यहाँ अशोक यादव थे वनस्पति विज्ञान में, मैं उनके पास गया। मैंने कहा साहब ये बताइए आप। तब फिर उनके पास एक पुस्तक थी, उन्होंने बताया इसे मोटी लता कहते हैं। ये इतनी मोटी होती है कि आप इससे लटक जाएं तो ये टूटेगी नहीं। आपको बताएं ये है, ये भिन्न है। लता तो नीचे नीचे क्रीपिंग होती है, ये ऊपर चढ़ती है पेड़ पर। इस तरह से आपको बताएं। तो यदि आप अच्छे अनुवादक होना चाहते हैं तो तिवारी जी, बंगला से हिंदी में जो अनुवाद की संभावनाएं हैं वो तो इतनी अधिक हैं कि उसे आप कह नहीं सकते हैं। आपको मैंने बहुत सी चीज़ें जो है वो छोड़ दी हैं। आपको आश्चर्य होगा, एक हुए हैं मार्टिन कैम्सी, ये जर्मन हैं, और ये गोल पार्क में जो रामकृष्ण मिशन है उसमें ये पढ़ाने आए थे क्या, जर्मनी। तो जब इनका सत्र पूरा हुआ तो इनको जब विदा हुई तो एक बंगाली ने, इन बंगाली लड़के ने पत्नी सी पुस्तक दी, वो बंगला में थी। तो ये तो बंगला जानते नहीं थे, तो इन्होंने उसी दिन ये प्रतिज्ञा की कि मैं बंगला जानूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, उस व्यक्ति ने बंगला सीखी, उसने विवाह आज तक नहीं किया, वो शांति निकेतन में रहता है। उसने भारतीय दर्शन और फ्रांस थॉमसन जो हुए हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया, पीएचडी की, वो लेखक हैं। तो उन्होंने जब अपना रविंद्र भिक्षा एक पुस्तक है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि यदि आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से सीखना पड़ेगा जैसे आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। आप अपने आप को 60 वर्ष का न माने, उसी तरह से आप अपने को भोला भाला माने, तब आप उस भाषा को सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते हैं। उस व्यक्ति ने फिर भाषा सीखी, उत्साह करके रविंद्रनाथ ठाकुर का किया, स्वामी विवेकानंद का किया, रामकृष्ण जो परमहंस हैं उनके जो कथामृत है उसका किया उन्होंने। और उन्होंने लिखा कि गॉस्पेल ऑफ दी जो निखिलानंद का है उसमें बहुत सी गलतियां हैं, फिर उन्होंने अनुवाद किया। तो यदि कोई अनुवादक होना चाहता है तो वो है। मैं तो ये कहूँगा कि यदि मैं बंगला न जानता होता या बंगला साहित्य को मैंने न पढ़ा होता तो मेरे जीवन का जो विकास हुआ है या मुझ में जो क्रिएटिविटी थी, जो सृजनात्मक क्षमता थी, वो उतनी व्यक्त ही नहीं हो सकती थी। हो सकता है मैं और किसी चक्कर में पड़ जाता आपको बताऊँ। तो ये अनुवाद है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको, आपके सहयोगियों को, इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे ख्याल से मेरा इतना बोलना पर्याप्त है। अगर आप में से किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बांग्ला हिंदी अनुवाद आवश्यकता, समस्याएं और संभावनाएं विषय पर इतने विस्तार से 1.5 घंटे से अधिक समय हो रहा है और आपने इतने संदर्भ, इतने स्रोत और सूत्र दिए हैं इस वक्तव्य में कि ये आज का जो व्याख्यान है ये पूरी तरह से हम कृतकृत्य हुए हैं, सफल है पूरी तरह से, मैं अनुभव कर रहा हूँ। और इस समय पूरे देश में राजभाषा दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सही मायने में अगर हम अपनी भाषा का विकास करना चाहते हैं तो अनुवाद एक, जैसा आपने कहा कि एक खिड़की के समान है, एक गवाक्ष है। हर भाषा में ज्ञान की सामग्री प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है और उसे अगर आप अपनी भाषा में लाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी भाषा की सेवा कर रहे हैं और अपने भाषा के बोलने वाले लोगों का चिंतन क्षितिज और अनुभव क्षितिज आप बढ़ा रहे हैं। तो आप ये जो श्रेष्ठ कार्य आपने किया, 84 वर्ष की आपकी उम्र है, 84 वर्ष में भी आप जितनी साधना कर रहे हैं, जितना अध्ययन कर रहे हैं, आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सर। इतना सुंदर व्याख्यान आपने दिया है आज के इस वक्तव्य विषय पर। प्रतिभागी साथियों में से मैं आमंत्रित करता हूं कि अगर आप में से
किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रश्नों का वो जवाब देंगे। अगर कोई प्रस्तुत विषय से संबंधित कोई आपके मन में जिज्ञासा या प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा समय अधिक हो गया है। अगर आपके प्रश्न नहीं आएंगे तो हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। जो भी प्रतिभागी साथी हैं अपना माइक्रोफोन ऑन करके अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं पटल पर। बातचीत की सरल शैली में सर ने इतनी बातें कह दी हैं कि वो महसूस करने की ज़्यादा है मुझे लगता है, और प्रश्नों का ढेर सारा, मतलब प्रश्नों का समन हो चुका है, जिज्ञासाएं समाप्त हो चुकी हैं। पर ये एक प्रेरणा लेने की बात है आज के इस व्याख्यान में कि 84 साल की उम्र में सर इतना अध्ययन कर रहे हैं और इतना एक स्रोत भाषा की विपुल सामग्री को लक्ष्य भाषा में ला रहे हैं। ये सच्चे अर्थों में हिंदी की सेवा है। भारतीय भाषाओं का जो आपस में पारस्परिकता है उसका विकास अगर होगा तो तभी हम अपने देश से और अपनी भाषा से सही मायने में प्रेम करने के या प्रेमी कहलाने के अधिकारी हैं। तो मैं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। धन्यवाद तिवारी जी। आज का ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला में जो 60वां व्याख्यान है, बांग्ला हिंदी अनुवाद आवश्यकता, समस्याएं और संभावनाएं, जो डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जी के द्वारा यह व्याख्यान संपन्न हुआ है, जो हिंदी के प्रसिद्ध अनुवादक एवं साहित्यकार। उन्होंने अनुवादक की समस्या किस प्रकार की होती है और अनुवादक का जो संकट क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, और अनुवाद करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और अनुवाद के संदर्भ में जो मूल भाषा के साथ साथ अनुदित भाषा जो होती है उसके जो परिवेश को, उसके साहित्य को, उसके शब्द भंडार को जिस प्रकार जानने की आवश्यकता होती है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो लंबी अनुवाद यात्रा जो है, सारस्वत यात्रा का जो उन्होंने अपना अनुभव, क्योंकि यह आंखों देखा हाल नहीं है, उनका स्व अनुभव है, उस स्व अनुभव को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ताकि कोई भी अगर अनुवादक बनना चाहता है तो इन बातों को वह उसे ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, तब वह सफल अनुवादक बन सकता है। उसके उदाहरण के रूप में हमारे सामने आज के वक्ता जो है डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जी। मैं अपने कॉलेज की ओर से और SLBS कॉलेज युगोंडा उत्तर प्रदेश के वहाँ की ओर से, और उसके साथ साथ जो मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वाधान में ये जो व्याख्यान माला चल रही है, इन सभी की ओर से आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारे इस व्याख्यान जो श्रृंखला जो है, इस श्रृंखला में श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य और वहाँ के हिंदी भागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी, और हमारे कॉलेज के प्राचार्य, और जो आज के जो सुंदर संचालन जो कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, इनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और
धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह आज का 60वां व्याख्यान है। इस 60वें व्याख्यान को सफल बनाने में इनका योगदान रहा। मैं धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ साथ हमारे जो व्याख्यान माला चलती आ रही है, इसके सहयोग में हमारे जो श्रोता है, जो अध्यापक बंधु हैं, शोधार्थी हैं और हिंदी साहित्य प्रेमी जो है, सभी इस व्याख्यान माला में जुड़ते रहते हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं। इन सभी का मैं साधुवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ मेरे जो मित्र जो है जयशंकर तिवारी जी, और उनके साथ सिर्फ उनका श्रम नहीं है, उनके साथ उनके पूरे परिवार के जो सदस्य जो है, उनका श्रम इस 60 जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला की जो 60वां श्रृंखला है, 60 व्याख्यान हुए हैं, इसके पीछे उनका भी जो परिवार के सदस्यों का जो श्रम है और सहयोग है, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हेतु बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जी, धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपके प्रति भी आभार। और आज के इस ऐतिहासिक वक्तव्य में जो आपने धन्यवाद ज्ञापन किया है, इसी अनुक्रम में मैं आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र महोदय जुड़े हुए थे, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत आभार।